हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो हम अपनी ये हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसका आज ये पहला वीडियो होगा। तो हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण जो कि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सभी जगह हिंदी का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जहाँ की 150 में से आपको 30 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें गद्य से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हिंदी, जहाँ छोटे से छोटे क्वेश्चंस भी बच्चों के कई दफ़ा क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं जानकारी के अभाव में। छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ना भूल जाते हैं, हम सीधे बड़ी चीज़ों के पीछे बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो हमें शायद ही उसका थोड़ा लाभ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण में। तो हम आपको बता दें कि हम अपनी इस सीरीज़ में हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ण को कंप्लीट करेंगे। वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे शब्द को, फिर शब्द के बाद हम पढ़ेंगे वाक्य को, फिर वाक्य के बाद हम पढ़ेंगे भाषा को। तो हम ये चारों सेगमेंट्स कवर करेंगे अपने हिंदी व्याकरण में। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेडागॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे कि पेडागॉजी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वर्ण से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। वर्ण या अक्षर, इसका दूसरा नाम अक्षर है। और अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, अ धन क्षर। आपको बता दें, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, अ धन क्षर। और अ का अर्थ होता है नहीं, और क्षर का अर्थ होता है, क्षर मतलब क्या होता है, जिसका नाश न हो या जो ख़त्म न हो, जिसे विभाजित न किया जा सके, ऐसे समझ सकते हैं। तो वर्ण का ही दूसरा नाम है अक्षर। कभी कभी एग्जाम्स में दे भी देता है, वर्ण की जगह पे अक्षर दे देगा, या वर्ण का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है जिसके खंड ना किया जा सके। खंड अर्थात जिसका नाश ना किया जा सके, अर्थात जो अनाशवान हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। वर्णमाला, अक्षर के बाद हम देखते हैं वर्णमाला। आई होप कि आपको अक्षर का मतलब समझ में आ गया होगा। अक्षर दो शब्दों से मिलकर बनता है, अ धन क्षर। और अक्षर का अर्थ होता है कि जिसका नाश न किया जा सके, अर्थात जिसे विभाजित न किया जा सके। और अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है, वर्ण, या वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपने बहुत ही पढ़ा होगा कि वर्णमाला हमें क्लास फर्स्ट तो बहुत दूर की बात है, हम जब प्री प्राइमरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमें फोनिक्स जो भी ध्वनि होती हैं उसको बोलना सिखाया जाता है कि वर्णमाला। हम पहले बोलना सीखते हैं, फिर पहचानना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। जैसा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो भाषा के 4 कौशल हैं, मुख्य कौशल, उसमें से हम ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये जो कि 4 मुख्य कौशल हैं भाषा के, ये बहुत ज़रूरी है। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सब कुछ सीखते हैं। शुरू से प्राइमरी लेवल से हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी में बात हो रही है वर्णमाला की। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, तो सबसे पहले आपको वर्णमाला कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अभी आपने देखा, वर्ण या अक्षर जिसे कहते हैं, जैसे कि ये क हो गया, ये च हो गया, ये क्या है, ये अलग अलग लिखे हुए हैं और अलग अलग हैं। तो इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे या अक्षर पढ़ेंगे। और इसे हम साथ में अगर लिख लें, क धन ल, साथ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, और इसका एक अर्थ भी हो रहा है। तो चूँकि शब्द अलग होता है और वर्ण अलग होता है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये पूरा नहीं आया है। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब क्या होता है। जैसे कि वर्णमाला दिया है, क ख पढ़ते हैं हम, क से ज्ञ तक पढ़ते हैं, ज से ज्ञानी तक पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि क के बाद हम फिर ख पढ़ते हैं। जैसे ये ट है, ट से टमाटर, ट से टमाटर के बाद ठ से ठठेरा आता है, फिर ड से डमरू आता है, फिर ढ से ढक्कन आता है। शुरू से ही हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन कभी भी क्या आपने ये सोचा है कि किसी टीचर ने पहले न पढ़ाया हो, फिर न के बाद ध, फिर द, फिर थ,
फिर त, ऐसे तो नहीं पढ़ाया होगा ना कभी भी किसी भी टीचर ने, दुनिया के किसी भी टीचर ने। अगर विश्व के किसी भी कोने में आप कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो सबसे पहले ए के बाद बी ही पढ़ाएगा, ना कि बी के बाद ए पढ़ाएगा। ठीक है, तो यही जो होता है व्यवस्थित क्रम होता है, क्रम, यानी कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो वही हिंदी में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क के बाद ख, ख के बाद ग, ये एक व्यवस्थित क्रम से लिखा हुआ है। इसी को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्णमाला, सॉरी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्णमाला को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो भागों में बांटकर वर्ण, धन, माला। ठीक है, वर्ण आपने देख ही लिया है। माला, माला मतलब आप समझते ही हैं, जो गले में पहनी जाती है, मोतियों की जो गुड़िया उसको गूंथ कर जो पहनी जाती है, और वो क्या होता है, एक पिरोया हुआ रहता है, एक माले में, एक धागे में पिरोया हुआ रहता है क्रम से। तो वहीं से आप समझ सकते हैं वर्णमाला की, यानी कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे हम देखते हैं वर्णमाला। हमने देख लिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का दूसरा नाम क्या है। फिर हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, और उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा कि कैसे वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाता है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण, धन, माला। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। वर्णमाला को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक होगा आपका स्वर और दूसरा होगा आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन की दो भागों में बांट कर हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्ण को सबसे पहले हमने आपसे बात की कि हम पहले वर्ण को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम शब्द पे जाएंगे। आपको भी पता है कि सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं पढ़ना तो वर्ण से शुरू करते हैं। जब हमें क से ज्ञ तक आने लगता है तो टीचर हमें क्या करते हैं, फिर टीचर हमें शब्द पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी हम यहाँ से धीरे धीरे आगे कवर करेंगे, उसके बाद हम शब्द पे आएंगे। तो वर्णमाला को हम जब दो भागों में बांट के वर्णमाला को दो भागों में बांटेंगे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं, स्वर जिसका दूसरा नाम क्या है, अच। हालांकि संस्कृत में इसको अच कहा जाता है स्वर को, लेकिन हिंदी में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पता होना चाहिए कि स्वर को ही क्या कहते हैं, अच कहते हैं। स्वर कहते किसे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों मतलब आपने देख लिया वर्णों का जो क्रम होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि बोलना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र मतलब बोलने के लिए आप फ्री हो, कहीं भी बाधा नहीं आ रही आपको बोलते वक्त। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से उच्चारण का मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए कि जैसे हम, और स्वर में आते कौन हैं, स्वर में आते कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, सॉरी री भी आएगा। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये किस में आएंगे, ये हमारे स्वर में आएंगे। तो इनको बोलते वक्त हमें कोई भी बाधा नहीं आ रही है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और आपको बता दें कि स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11। जब आप अ, आ, ई पढ़ते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वर की परिभाषा नॉर्मली अगर कोई पूछे स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। हमने देखा ना, वर्णमाला को दो भागों में बांट के देखा। वर्णमाला को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक स्वर हमने देख लिया, और दूसरा है हमारा व्यंजन। तो हमने स्वर देख लिया, अब पढ़ेंगे व्यंजन को। व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यंजन का दूसरा नाम भी, सबसे पहले आपको बता दें कि व्यंजन का दूसरा नाम होता है हल। ये भी आपको जानना जरूर। स्वर का दूसरा नाम क्या था, अच, और व्यंजन का दूसरा नाम क्या होगा, हल। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा यहाँ पे बता रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता ली जाती है, यानी कि उच्चारण मतलब बोलना होता है, आपको पता ही है।
बोलना। कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्वर होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, उसे यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्वर के, अब इसका क्या मतलब हुआ? उच्चारण मतलब बोलना होता है, आपको पता ही होगा। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। और व्यंजन के अंतर्गत आता कौन है? हमारे क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण होते हैं हमारे व्यंजन वर्ग में आएंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ग यानी कि क, आप जब क बोलते हैं तो आप जब क बोलेंगे तो क में अ भी आ रहा है, यानी कि जब क बोलेंगे तो क में अ भी आएगा। ठीक है, क के नीचे ये हलंत हम इसलिए लगाते हैं कि क आधा है। जब क के नीचे हलंत इसलिए लगाते हैं कि क अभी आधा है, और जब क में हम अ जोड़ देंगे तब जाके ये क्या बनेगा? पूरा क बनेगा। तब हम इसे पूरा पढ़ेंगे क। जब हम क पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है बीच में। वैसे ही सेम जब हम पढ़ते हैं च पढ़ते हैं तो च ये आया कैसे? आधा च धन अ, लास्ट में अ आ रहा है ना, तो ये स्वर है। अ से लेके अह तक क्या है? ये स्वर है। तो व्यंजन वर्ग जो कि क से ज्ञ तक है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नी, नी, तो नी कैसे आया यहाँ पे? न, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। न के नीचे हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये आधा है अभी। धन, नी, कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, तो हम बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे तब ये बनेगा नी। तो ऐसे हम व्यंजन वर्ण हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक, सभी व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा आप सभी जानते हैं कि मात्रा जब हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर वर्ण पढ़ते हैं, जब उसमें अ से लेके अह तक अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ से लेके अह तक हम जितने भी पढ़ते हैं वो सभी मात्राएं हैं। क्या है? सभी मात्रा। और वही बता रहा है कि मात्रा कहते किसे हैं। जब आपसे कोई अगर पूछ लेगा डेफिनेशन की परिभाषा बताइए, मात्रा की परिभाषा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बताइए कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? हमने अ बोलना था, हम अ बोल दिए, जल्दी से अ बोल दिए। अब हमें आ बोलने में कुछ तो टाइम लगेगा, यानी कि कुछ सेकेंड्स, चंद सेकेंड्स लगेंगे। हम आ बोल रहे हैं, तो यानी कि वो आ बोलने में हमें जितना समय लगा उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा। छोटी ई हम बोलते हैं ना, ई, तो वो बोलने में हमें जितना, उस मात्रा को बोलने में हमें जितना समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो ये बता रहे कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। उसके बाद हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्णमाला को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा है, स्वर और व्यंजन में पढ़ा है। स्वर का दूसरा नाम अच हमने देखा और व्यंजन का दूसरा नाम हमने हल देखा है। उसके बाद हमने देखा स्वर कहते किसे हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि बोलते वक्त, उच्चारण वक्त कोई भी बाधा हमें नहीं समझ में आती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उसके बाद हमने देखा मात्रा किसे कहते हैं। जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर का अब हम वर्गीकरण करेंगे। अब हम स्वर को पढ़ेंगे, स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। तो निम्नलिखित आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। जैसे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा मतलब, आई होप आप सभी समझते होंगे, जीभ। जिह्वा मतलब क्या होता है? जीभ। जीभ की ऊंचाई के आधार पर। इसका क्या मतलब हुआ? जीभ की ऊंचाई के आधार पर भी हम इसको कई भागों में बांट के पढ़ते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और
किस आधार पर हम स्वर को बांटते हैं? जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा अर्थात जीभ की स्थिति के आधार पर, यानी कि आगे, पीछे, बीच में, ये होता है ना स्थिति क्या, उसकी स्थिति क्या है, हम बोलते हैं ना आपकी स्थिति क्या है, आगे है, पीछे है, बीच में है, ये। फिर उसके बाद होठों की आकृति के आधार पर, जैसे आप होठों की आकृति मतलब आप बोलते वक्त आपकी होठ आपकी होठ की जो आकृति यानी बन रही है वो कैसी बन रही है, जैसे गोल बन रहा है या गोला नहीं बन रहा है। जैसे हम उ ऊ बोलते हैं तो हमारी होठ कैसी होती है, आप बोल के देखिए उ ऊ, ये गोलाकार हो रहा है ना, होठ की आकृति कैसी हो रही है, गोलीय आकार में हो रहा है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, गोलीय और अगोलीय। अगोलीय मतलब जिसमें गोल न बने हमारा मुंह, सॉरी होठ हमारा गोल न बने, अर्थात जैसे हम ई ए आए ये आप बोल के देखिए, तो ये इसमें आपका जो होठ है वो गोलीय नहीं बनेगा। तो इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, वो सब हम कल अपने वीडियो में देखेंगे। फिर स्थान के आधार पर इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम जब भी उच्चारण करते हैं तो बोलते वक्त हम कंठ, ताल, मूर्धन, ओठ, अनुनासिक, कंठ, ताल, तालु, इन सभी का यूज़ करते हैं। ये हमारे क्या है, उच्चारण स्थान हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं, जिसमें हमारा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओठ, अनुनासिक और कंठोष्ठ आता है, कंठ तालव्य आते हैं। तो ये इनके आधार पर हम इन्हीं के आधार पर स्थान, यानी कि स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने आज क्या क्या पढ़ा है। स्वर का हमने वर्गीकरण किया, कई स्वर का वर्गीकरण हमने किया है, आपको समझ में आया होगा। जीभ की ऊंचाई के आधार पर जिसमें हम पढ़ते हैं संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। फिर जीभ की स्थिति के आधार पर, यानी कि अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर ऐसे पढ़ते हैं। फिर होठों की आकृति के आधार पर, यानी कि गोलीय स्वर और अगोलीय स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे, ठीक है। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर हम जो बांटते हैं उन्हें कंठ, तालव्य, दंत्य, मूर्धन, इस तरीके से बांटते हैं। तो इन सभी को हम अपने कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।